नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड की राजनीति आने वाले दिनों में कहां जा रही है, बागेश्वर उपचुनाव के नतीजे कैसे होंगे, उन नतीजों का सियासी तौर पर बीजेपी और कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, इन तमाम पहलुओं पर मैं आज चर्चा करूंगा, जिक्र करूंगा। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट्स भी जरूर कीजिए। तो अब बात मुद्दे की। मुद्दा ये है कि उत्तराखंड में किस तेजी के साथ घटनाक्रम बदल रहे हैं। जिस बागेश्वर को लेकर जो हलचलें थी वो अब क्योंकि मतदान हो गया, तो उसके बाद अब रास्ता ये है कि वहाँ का जो नतीजा 8 तारीख को आएगा वो क्या होगा, वो रास्ता किसको सही दिशा की तरफ ले जाएगा और किसके लिए चुनौतियाँ होंगी। पहले सत्ता पक्ष की बात, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, बीजेपी ने पूरा जोर लगाया, चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री उतरे, प्रभारी उतरे, प्रदेश अध्यक्ष उतरे, सांसद उतरे, केंद्रीय मंत्री उतरे, तमाम वो चेहरे जिनके जरिए वोट हासिल किए जा सकते थे उनको बीजेपी ने उतारा। कई मंत्री वहां गए, उन्होंने कैंप किया, अलग अलग गांवों में, अलग अलग जगहों पर उन्होंने सभाएं की। उसका क्या असर पड़ेगा? क्या बागेश्वर की जनता के मुद्दे सुलझाने की जो बात पहले चंदन रामदास किया करते थे, अब बीजेपी की पार्वती दास कर रही हैं, उन पहलुओं पर ही वोट हुआ है या फिर बदलाव को लेकर वोट हुआ है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, नतीजा अगर बीजेपी के पक्ष में आता है तो ठीक है, उसके बाद धामी को लेकर फिर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में ये होगा कि धामी की वजह से जीत गए हैं। अगर नतीजा कहीं माइनस जाता है, किसी तरीके से अगर दिक्कत होती है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी में धामी को लेकर, मौजूदा प्रदेश के नेतृत्व को लेकर सवाल उठेंगे और उन सवालों का सामना धामी को भी करना पड़ेगा, महेंद्र भट्ट को भी करना पड़ेगा। यानी चुनावी रणनीति क्या रही, क्या नहीं रही, हालांकि अभी नतीजा आया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूं। और उसके बाद नतीजे आएंगे तो फिर कैबिनेट में फेरबदल या विस्तार की जो तमाम संभावनाएं पिछले लंबे वक्त से चल रही हैं, उन पर भी अमल करना होगा। जो कार्यकर्ता हैं, जिनको दायित्व का इंतजार है, उनके लिए भी संभवतः कदम उठाना होगा, या फिर बीजेपी यहाँ भी टाल जाएगी। ये भी एक बड़ा पहलू है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। संभवतः उससे पहले अगर निकाय चुनाव होते हैं तो वो भी एक पहलू रह सकता है। दूसरा, कांग्रेस के लिहाज से अगर आप देखते हैं तो कांग्रेस के पास यहाँ चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस ने इस बार एकजुटता भी दिखाई है। करण महरा ने वहां कैंप किया है, यशपाल आर्य बहुत दिन रहे हैं, दूसरे विधायक चाहे हरीश धामी हो, सुमित हृदय हो, भुवन कापड़ी हो, मनोज तिवारी हो, या फिर अलग अलग जो विधायक हैं, यहाँ हरिद्वार से भी गए, ममता राकेश वहाँ गई, दूसरे विधायक भी वहाँ पहुँचे थे, मदन बिष्ट जो द्वाराहाट से विधायक हैं वो भी वहाँ जमे हुए थे। तो ये अलग अलग ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर कांग्रेस ने भी एक रणनीति तो बनाई। हरीश रावत भी प्रचार के मैदान में लगातार डटे रहे। तो अब ये देखना है कि गणेश गोदियाल गए, प्रीतम सिंह गए, और दूसरे नेता भी कांग्रेस के संगठन से जुड़े हुए वो लोग भी वहां थे। तो क्या कांग्रेस को जनता ने समर्थन दिया है? अगर दिया है तो ये कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक पहलू हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के फेवर में एक बार फिर नतीजा नहीं आता, तो एक बार फिर से करण महरा के जो विरोधी हैं कांग्रेस के भीतर, करण महरा के नेतृत्व से जो लोग खुश नहीं हैं, उनको एक बार फिर मौका मिलेगा कि वो सवाल उठाएं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखें, आवाज़ उठाएं। तो ये कांग्रेस के भीतर भी चुनौतियां हैं, संग्राम हो सकता है, लेकिन नतीजों पर निर्भर करेगा कि आगे की राजनीति क्या होगी। वही नतीजे बताएंगे कि कैबिनेट में कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन रहेगा, किसकी लॉटरी लगेगी, तमाम सारी चीज़ें। यानी आने वाले दिन उत्तराखंड की सियासत में बहुत ज़्यादा हलचल वाले रहने वाले हैं। राजनीतिक तौर पर बहुत सियासी उठापटक देखने को मिल सकती है। नमस्कार।